हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डेली की तरह आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीवाईक्यू इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसको समझिए, क्योंकि ये क्या होता है, आपके एग्जाम के पैटर्न को बताता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चलता है, और आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से हो जाती है पीवाईक्यू की। ठीक है जी, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से ये आपका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके उतना आप क्या करिए, पीवाईक्यू करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट आज के पीवाईक्यू क्वेश्चन पे जो आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो कितना होने पर, तो ये 90 डिग्री सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री प्रेरित होने पर सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है जी, इसकी धारा, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने विद्युत चुंबकीय और प्रकाश के संयोजक द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपके व्यक्ति थे जेम्स मैक्सवेल। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी कि जेम्स मैक्सवेल ने प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इन्होंने साबित किया, सिद्ध किया। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया अपने प्रयोग में। ठीक है जी, तो वो कौन से व्यक्ति थे, तो जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का पैटर्न डैश के समान हो जाता है। तो किसके समान हो जाता है चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न, तो ये छड़ चुंबक के समान हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि चुंबकीय क्षेत्रों का पैटर्न छड़ चुंबक के समान हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पे आपको पीवाईक्यू वीडियो मिलती है। जब तक आपके रेलवे के एग्ज़ाम चलेंगे, मतलब एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाते, तब तक इस पे आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और पीवाईक्यू चलती रहेगी। ठीक है जी, जब तक आपकी पीवाईक्यू खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कोई बताएंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके डाउट है, तो टॉपिक का पूरा थ्योरी लेके आ जाएंगे, जिससे आपका वो पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्टकट थ्योरी लेके आएंगे जिससे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पता चले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा पीवाईक्यू करने के लिए, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करना है, चाहे उसको समझना है, तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे बता सकते हैं, उसकी स्पेशल एक वीडियो लेके आ जाएंगे और आपका वो टॉपिक कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो क्या निम्न में से कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो वो है आपका मोटर। ये जो है आपके कार्य सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी मोटर। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। तो किस आयन से जाना जाता है, तो बहुपरमाणु आयन से जाना जाता है। जो एक परमाणु जो आवेश को लेकर चलता है, ठीक है जी, क्या किसको लेकर चलता है, जो आवेश को लेकर चलता है उसको क्या माना जाता है, तो बहुपरमाणु आयन माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेसिडिटी। ठीक है, रेसिडिटी क्या होता है, तो रेसिडिटी क्या होता है, तो ये एक फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है जी, किसका ऑक्सीकरण होता है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रेसिडिटी एक फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका घुलनशील है, तो किसमें घुलनशील होती है सिलिका, तो वो HF में घुलनशील है। कौन सी, तो वो आपकी सिलिका। ठीक है जी, अब HN का मतलब क्या होता है,
हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है जी, क्या होता है इसका, HN का मतलब होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें क्या होता है सिलिका घुलनशील होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिलिका घुलनशील होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से, तो वो निर्माण होता है N2 और S का। ठीक है, N2 और S का। ये क्या होता है, तो एक तरीके से इसके जलन से अम्लीय वर्षा होती है, जो फसलों के लिए क्या क्या तो नुकसानदायक, मतलब नुकसानदायक होती है। किसके लिए, तो फसलों के लिए। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है, ये ऊपर जब जल के जाती हैं तो ये अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। तो किसमें सबसे ज्यादा अधिकतम होता है, तो ये होता है तांबे के छड़ में सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो देखिए पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल जो सबसे कम होता है वो होता है आपके गैस में। ठीक है जी, गैस में सबसे कम होता है, और द्रव्य और ठोस। ठीक है, ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है जी, तो तांबे का छड़ क्या है, ठोस है, इसलिए इसमें क्या पाया जाएगा, सबसे अधिक पाया जाएगा। ठीक है जी, आकर्षण बल। ठीक है, तो सबसे अधिक आकर्षण बल तांबे के छड़ में पाया जाएगा, वायु में नहीं पाया जाएगा, जल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन तांबे के छड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इसमें से हमें बताने का जो तत्व नहीं है, तो तत्व कौन सा नहीं है, तो वो है आपका पानी। पानी क्या है, तत्व नहीं है। पानी क्या है, यौगिक है। ठीक है जी, यौगिक होता है पानी। लेकिन इनमें से ये आपका और ये आपका कॉपर, ऑक्सीजन और हीलियम, ये क्या है, तो ये तीनों आपके तत्व होते हैं। ठीक है जी, ये तीनों क्या है, तत्व हैं, तत्व। लेकिन पानी क्या है, यौगिक है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिड एवं बेसिक माध्यम में बदलती है को डैश कहते हैं। एसिड और बेसिन है। ठीक है जी, एसिड और बेसिन है तो माध्यम में बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, जो एसिड होती है और बेसिन होती है वो दोनों क्या होता है, बदलती रहती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी की ऑल्फैक्टरी संकेतक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो कौन सा अवलोकन है, तो वो है आपका दिए गए विकल्प। हमें दिया जाता है, दिया गया मतलब विकल्प होता है कि उसमें क्या बताया गया है, जिसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। बिना विवरण से हम बता सकते हैं कि वो रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। जब तक उसका विवरण नहीं हमें दिया जाएगा, जब तक हम नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे कि चीनी का घुलना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, क्योंकि हमने पानी के अंदर क्या किया है, चीनी को घोला है। ठीक है, तो बिना विवरण के हम नहीं बता सकते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। स्थिति बदलना, रंग बदलना, गैसों का उत्सर्जन, ये सब क्या है, क्योंकि देखिए गैसों का उत्सर्जन हुआ है, इसमें रंग बदला है और स्थिति बदली है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एक से दूसरे में कार्य किया गया तभी ये हुए है। तो सही उत्तर क्या है, दिए गए सभी विकल्प क्या है, सही है। इसमें सभी में क्या हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। तो सबसे नरम खनिज कौन सा है, तो आपका टैल्क जो है वो सबसे नरम खनिज होता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, टैल्क सबसे नरम खनिज है। सॉलिड में सबसे सॉलिड में कौन सा आता है, तो आपका हीरा आता है। ठीक है, लेकिन ये आपका सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर आपका टैल्क है। कहीं आप हीरा मैंने भी टिक मार दिया था, आप टिक कर दें।
नहीं, तो सही उत्तर है आपका टैल्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त उत्तरों के साथ दिए गए विकल्प को पूरा करें। अब देखते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं डैश नहीं होती, पदार्थों की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य इसमें से कौन था? अस्थायी तापमान या दाब, स्थायी तापमान या दाब, अस्थायी तापमान और आयतन या स्थायी तापमान और परमाणु क्रमांक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी कि पदार्थ की अवस्थाएं स्थायी होती हैं, मतलब स्थायी नहीं होती हैं, और पदार्थों की अवस्थाओं को तापमान और दाब के रूप में उसको क्या किया, दाब के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थों को दाब और ताप के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, और स्थायी ये नहीं होती हैं। कोई भी पदार्थ स्थायी थोड़ी ना होती है उसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता है। तो किस में माना जाता है, कौन से देश में? तो वो है आपका भारत। भारत क्या सोचता है कि पदार्थ का विभाजन के विचार को वो मानता है, कि कहता है भारत कि हम पदार्थ का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबे समय से कौन मानता आ रहा है? तो वो है अपना भारत। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो सूरत से बहती है? तो इनमें से आपकी एक ही नदी है जो सूरत से बहती है, उसका नाम है तापी। ठीक है जी, जो सूरत से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? तो इसका तिब्बत के मानसरोवर के पास स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। कौन सी? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, आप सभी से कमेंट्स में और पूछना है कि तिब्बत के मानसरोवर से एक और झील निकलती है, उसका नाम आप सभी को बताना है। ठीक है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है उसका नाम, कि तिब्बत के मानसरोवर से और कौन सी नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियां और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो भारत की कौन सी नदी है जो गंगोत्री से निकलती है और जो मानव गतिविधियों से और प्रौद्योगिक प्रदूषणों से वो गंदी हो गई है, प्रदूषित हो गई है? तो वो आपकी नदी है गंगा। ठीक है जी, तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, और ये मानव के सभी गतिविधियों और उद्योगों के सभी जो उद्योग जहाँ हैं वहाँ के सभी कचरे कहाँ चले जाते हैं ना, गंगा नदी में ही आजकल गिरा दिए जाते हैं। तो इसके सफाई की क्रिया तो चल रही है, कार्य चल रहा है, यूपी में चल रहा है, कई जगह चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नदी है? तो आपकी ऑप्शन नंबर है गंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली नदी एकमात्र कौन सी है? तो वो है आपकी लूनी। लूनी कहाँ से बहती है? तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लूनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तो कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? तो वो है आपकी लोहित। ठीक है जी, लोहित क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है जी, किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो है आपकी गोदावरी। ठीक है जी, गोदावरी क्या है? भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी है जो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये तो अभी सहायक है, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है जी, मानस भी उसकी सहायक नदी होती है, और सुबनारी मतलब सुबनसिरी भी जो है इसकी सहायक है, लेकिन गंडक इसकी सहायक नहीं होती है। ठीक है जी, तो हमें नहीं हमसे पूछा है कौन सी सहायक नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गंडक। गंडक क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या है, तो वह है आपका घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ठीक है जी, तो घरेलू ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं, तो संरचना में विषम होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। तो इसमें कौन सा वो है, तो जिसमें सभी जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि इसमें ये जैविक पदार्थ नहीं है, रबड़। ठीक है, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके, ये सभी जैविक पदार्थ होते हैं। घास जैविक होता है लेकिन प्लास्टिक जैविक नहीं होता है। ठीक है, फूल, लकड़ी और बैटरी जैविक नहीं होता है। ठीक है जी, तो तीनों में एक एक क्या है, अजैविक पदार्थ है, लेकिन बी में क्या है, सभी जैविक पदार्थ है। जैसे घास जैविक पदार्थ है, लकड़ी जैविक है, संतरे के छिलके क्या है, जैविक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है। हमें जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा इनमें से कौन सी है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, कौन सी है, कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानिरहित पदार्थों को विघटित होने में सक्षम होते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो इसमें से अजैव निम्नीकरण कौन सा है, तो वह है आपका लाइलोन। ठीक है जी, लाइलोन क्या है, अजैव निम्नीकरण है। बल्कि कपास, ऊन और कॉफी पाउडर क्या है, जैव। ठीक है जी, ये है तीनों जैव, लेकिन जो लाइलोन है वो क्या है, अजैव है। तो हमें सही पे इसमें अजैव बताना है, तो अजैव कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, लाइलोन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा या विघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनको तोड़ा और विघटित किया जा सकता है, तो वो आपके जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है जी, जिनको तोड़ा और खत्म किया जा सकता है, लेकिन जिसको खत्म नहीं किया जा सकता वो अजैविक कहलाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका, जिनको तोड़ा एवं खत्म किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है वो आपके जैविक नवीनीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था सबसे पहला स्थापित, तो ये स्थापित किया गया था आपके भोपाल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक है जी, भोपाल में सबसे पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारिणी शक्ति निहित है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है ये सभी, तो ये आपके निहित है अनुच्छेद 154। ठीक है जी, जिसके द्वारा राज्यपाल क्या करता है, अपने सारी शक्तियों का उपयोग करता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आपका आता है 154 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल अपनी शक्तियों का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है जी, तो आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर क्या मिलेगी आपको PYQ वीडियो मिलती है। डेली आपके लिए PYQ वीडियो लेके आते हैं, जिससे आप क्या हो सके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके
आपका उतना क्या है बेनिफिट है आपके लिए, इसलिए हम डेली आपके लिए वाईक्यू वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है या उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जानना है, तो आप अलग से हमें कमेंट्स बॉक्स में उस टॉपिक को मतलब लिख सकते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो लेके आ जाएंगे और आपको उसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बता देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उससे पहले आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जिसमें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।